अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, वो PDM जैसा इत्तेहाद बना लेता है। शुगर माफिया कानून के ताबे नहीं आना चाहता, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान कुछ टूटे हुए राब्ते बहाल हुए हैं। ये बात का इंकशाफ राजा रियाज साहब ने किया है। एक तरफ शुगर स्कैंडल है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां हुई, और दूसरी तरफ एक बार फिर राब्तों का बहाल होना और फिर वज़ीर आज़म का ये कह देना कि PDM जैसा इत्तेहाद। क्या ये इशारा जहांगीर तरीन और उनके साथियों की तरफ है वज़ीर आज़म का, या फिर किसी और तरफ, या फिर डायरेक्ट PDM की बात कर रहे हैं? इकट्ठे PDM तो कुछ ना कर पाई, क्या अलग अलग होकर कुछ कर पाएगी? और इस वक्त पीपल्स पार्टी किस पोजीशन में है, नून लीग किस पोजीशन में है? शहबाज शरीफ साहब एक अलग सोच और सियासत के हामिल इंसान, और मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल डिफरेंट सोच और सियासत के हामिल है। और फिर जो इजलास हुआ तहरीक लबैक के हवाले से, और फिर जो तमाम तर सिचुएशन थी, पार्लियामेंट में बड़ी गर्मा गर्मी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कह भी दिया जो बात उन्होंने कही वो दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि TLP के पास ये राइट है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा अपील कर सकती है अपने कलअदम होने वाले मामले पर। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन सियासी मंजरनामा कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है। कभी मामला वज़ीर आज़म की जानिब और कभी मामला दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल मामला है क्या? क्यों वज़ीर आज़म इतने अताब में हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ साथ ताहिर मलिक साहब सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, सर वज़ीर आज़म कुछ इशारे दे रहे हैं, ताकतवर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए और ताकतवर ख़ुद को कानून के नीचे नहीं समझता, PDM जैसा इत्तेहाद, मतलब जैसे से क्या मुराद है सर? देखिए, बात यह है कि ये जो PDM का इत्तेहाद है, अगर आप इसको गौर से देखिए तो जब वो FATF का मामला हुआ था उस वक्त ये बात बिल्कुल बरहना होकर सामने आ गई थी कि इस इत्तेहाद में शामिल लोग असल में अपने मुकदमा खत्म कराने में दिलचस्पी रखते हैं, अपने खिलाफ तहकीकात खत्म कराने में दिलचस्पी रखते हैं, और उसके बाद फिर इनकी जो कोशिश और हरकत और सियासी तहरीक है वजीर आजम और उसकी हुकूमत को गिराने के लिए वो तेज हो गई, क्योंकि उन्हें ये वाज़ेह पैगाम मिल गया था, और या ये कि वो वजीर आजम को समझने में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि ये वजीर आजम ना तो उनकी बात मानने के लिए तैयार है, ना उनकी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए तैयार है, और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने बड़ी कोशिश की तहरीक चलाने की। आपस में उनकी फूट पड़ गई, चूंकि पार्टियां बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ नजरियात तो किसी भी पार्टी का नहीं है, मुख्तलिफ मुफादात की हामिल थी, और वो तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। वो जो कल चौधरी मंजूर ने एक प्रोग्राम में कहा कि जो किसी को धमकी देता है जूता मारने की, उसको तो उस पर तो गोलियां भी मार, उसको तो फिर गोलियां भी मारेगा। तो कहना ये चाहता हूं कि ये जो बात वजीर आजम ने की है वो बड़ी सोच के की है और उनकी सोच से मुताबिकत रखती है। वो समझते हैं कि ये जो 80 के करीब शुगर मिल्स हैं, हमारे यहाँ तो असल में एक रवाज बन गया है कि चूंकि एक जहांगीर तरीन का नाम सामने लेकर लाया जाता है, क्योंकि वो एक रसदार हड्डी की तरह है कि जिन्हें हर हैवान चूसने की कोशिश करता है। तो वो उनकी बदकिस्मती भी कह लीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नवाज शरीफ के साथ नथी करके उनकी जिंदगी को तबाह किया। हालांकि मेरा जाती आज भी ख्याल है, कल भी ख्याल था और आइंदा भी ये रहेगा कि वो इस मुल्क के चंद एक बड़े टैक्स पेयर्स में से है, और इमरान का इशारा हरगिज उसकी तरफ नहीं था, बल्कि इन्हीं लोगों की तरफ है जो बाकायदा बिलवास्ता तौर पर इशारे कराए से ये मुतालबा करते रहते हैं कि हमारे साथ मुफाहमत की एक ही सूरत है कि इनके मुकदमात, इनके खिलाफ तहकीकात, एहतसाब का अमल, ये सब चीजें। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये इशारा हरगिज तौर पर जहांगीर तरीन साहब की जानिब नहीं था, बल्कि वाज़ेह तौर पर उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी PDM का इत्तेहाद बनाकर और तोड़ फोड़ करके खुद बैठे। मैं ज़रा ताहिर साहब को बिन करता हूँ। ताहिर साहब, आप भी यही समझते हैं कि वज़ीर आज़म का कह देना जहांगीर तरीन साहब और उनके जो दोस्त और हवारी हैं उनके लिए नहीं था? मेरे ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब से लेके जितनी भी हमारी अशराफिया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर आजम कहें या ना कहें, एक वो बड़े तवातर से ये बात कह रहे हैं, और आम आदमी भी समझता है कि इस मुल्क में गरीब के लिए और कानून है,
अमीर अशराफिया के लिए और कानून है। और बदकिस्मती की बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो एक सिंगल पॉइंट एहतिसाब के नारे से बरसर इक़्तिदार आए हैं, वो भी इस परसेप्शन को दूर करने में, दुरुस्त करने में नाकाम रहे। उनके अब भी जो नया पाकिस्तान है उसमें भी गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और है। आज जब इस लम्हे मैं आपसे इस मौजू पे इज़हार ख्याल कर रहा हूँ तो अमेरिका की एक अदालत ने स्याह फाम पर नस्ली इम्तियाज और तशद्दुद के लिए बासर आदमी को सजा दे दी। तो हमारे यहाँ आज तक किसी बासर को सजा नहीं हुई। यहाँ जो गरीब है उसकी 13वीं जात है और वो नस्ली इम्तियाज का, तबकाती इम्तियाज का, जागीरदाराना तसल्लुत का और सरमायादाराना इस्तेहसाल का शिकार हो चला दिखाई देता है। और देखें कि इमरान खान साहब की मुराद ये भी है कि एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो हमारे निज़ाम से निकल के और लंदन पहुंच गया, और इमरान खान साहब भी बेबस हैं, वो कई दफ़ा इस पर अफसोस कर चुके हैं। और मरियम नवाज साहिबा को जो नोटिस जारी हुआ वो नैब ने दबाव में आके वापस ले लिया, और मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं। और भी बहुत लोग हैं, तबकात हैं कि जिन्होंने सफ़ेद दास्ताने पहने हुए हैं, जिन पर नैब का दायरा कार ही नहीं आता है। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की आप हालत देखें। कल डॉन में स्टोरी छाया हुई है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत एक शहरी ने तफसीलात मांगी हैं कि ग्रेड 20 से 22 तक के जितने सीनियर अफसर हैं, सेक्रेटरीज हैं, DMG अफसरान हैं, IGs हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके असासे जाहिर किए जाएं। तो इमरान खान साहब के मातहत जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसके सेक्रेटरी ने तहरीरी ये जवाब दिया है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम अमल है और हम जरूरी नहीं समझते कि हम ये डिक्लेयर करें। यानी रियासत के अंदर जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो भी अपने असासे पब्लिक करने को तैयार नहीं। तो यहाँ जितने भी बासर लोग हैं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, तमाम वो कानून से बालातर हैं और उनके लिए ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है दुनिया का। अच्छा, मैं तारिक मीर्ज़ा साहब, जिस बालादस्ती की बात वज़ीर आज़म ख़ुद भी करते आ रहे हैं, बारहा इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जहाँ पर बेहतर पॉलिसीज़ और उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये ज़रा दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा करके अगर देखते हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो शायद बात समझ आ जाए। हम पॉलिसीज़ एक जानिब रखें और पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन एक जानिब रखें, ये दोनों को इकट्ठा करना क्या बहुत मुश्किल मसला है? मेरा तो ख्याल है, जो दयानतदारी से अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो तासुर पैदा किया गया है वज़ीर आज़म के मुतालिक, और मैं उनकी बहुत सी पॉलिसियों का नक़ाद भी हूँ, कश्मीर पर, कोरोना पर, उन दोनों में उनकी पॉलिसी फेल है, बल्कि बड़ा सख्त मेरा इख्तलाफ है। लेकिन ये जो बाकी मसाइल हैं मुल्क के, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में पहली बार किसी जरदारी का मुकदमा शहादत के मरहले में पहुंचा है। किसी नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों ने वजीर आजम की और नैब के मुकदमात की बुनियाद पर इन लोगों को का पीछा किया है। वो अगर फरार भी हुए हैं तो धोखा देकर फरार हुए हैं, और उसमें भी अगर और हुकूमत की गलती उसमें शामिल है कि आपको अदालत के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था ये कह के कि जनाब मरना या जीना बाकी लोगों का भी है, इस अकेले आदमी को वापस जाने की इजाजत हुकूमत तो देने के लिए तैयार नहीं है। जो दबाव में आकर को फैसला करना, उससे पॉलिसी की गलती साबित नहीं होती, वो शख्सियत की कमजोरी तो हो सकती है या फैसले की गलती। और खास तौर पर एक काबीना जिसके अंदर सारे के सारे वो लोग हैं बैठे हुए जिनके मुतालिक मैं क्या तबसरा करना चाहूंगा। काबीना वजीर आजम की बड़ी कमजोर लोगों की है, और इनकी अहलियत के मुतालिक भी मुझे बड़े शुकूक व शुबात है। लेकिन मैं जरा आऊं दूसरी तरफ कानून की हुक्मरानी पर, तो यही जहांगीर तरीन जिस तरह इसको सुप्रीम कोर्ट ने ज़िबा किया है, उस मुकदमे में झूठ एक बोगस शहादत की बुनियाद पर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई थी, उसके सारे दस्तावेजात मौजूद हैं। कल कामरान के प्रोग्राम में उनका वकील आया और उसने साफ बताया कि FIA ने ये शुगर के नाम जिसे दिया जा रहा है, जो शुगर का तो मसला ही नहीं है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत ये तमाम कार्रवाई। इस बात को जरा मैं वजाहत कर दूं, वो उसके वकील ने आकर कहा, उन्होंने कहा FIA ने कहा कि हमने गलती से FIR में ये इंदराज कर दिया है, गलती से, चुनांचे वो पहला केस ही गलत है।
तीन FIR है, और उनके वकील ने कहा कि दूसरी 2 FIR जो है उनमें भी यही गलतियां मौजूद हैं। चुनांचे उसके खिलाफ बुनियादी तौर पर जो केस है इस वक्त, वो ये नहीं है कि ये केस मौजूद है, बल्कि वजीर आजम के इर्द गिर्द, और जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, वो लोग से जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, मेरा जहांगीर तरीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, न कभी मैं किसी प्रोग्राम में उनके साथ बैठा हूं और न मेरे कोई उनसे टेलीफोन कॉल कभी हुई है। मैं लेकिन वाकयात और एक तजियाकार के तौर पर कह रहा हूं, वो इस मुल्क का बहुत बड़ा टैक्स पेयर है। और वजीर आजम जिन लोगों की बात आज कर रहा था, जो ये वो लोग हैं जो टैक्स भी नहीं देते, उन्होंने कहा। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। तारिक पीरजादा साहब और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वक्त बहुत थोड़ा रह गया वज़ीर आज़म और उनकी टीम के पास, टीम बार बार बदलना और वक्त की कमी होना। क्या ये जो छोटे मसाइल या फिर जो ऐसे मसाइल जिनको वज़ीर आज़म समझते हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें फंस के रह जाएंगे, या आवाम के लिए कुछ होगा भी आगे जाकर? अगर नहीं होता तो वज़ीर आज़म के लिए और PTI के लिए कितना बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो सकता है? चूँकि अब बातचीत होना अवामी सतह पर ये शुरू हो चुकी है कि अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा अब इस हिस्से में बात करके देखेंगे। गवर्नमेंट के पास वक्त कम रह गया और गवर्नमेंट के पास करने के काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ मामलात में उलझ कर बहुत से मसाइल का शिकार हो गई है। क्या इन मामलात से निकलना ज़रूरी है, या फिर ये मामलात साथ साथ चलते रहेंगे और गवर्नमेंट अपना काम कर लेगी? गवर्नमेंट से मेरी मुराद वज़ीर आज़म इमरान खान है, चूँकि बार बार तब्दीली कर रहे हैं अपनी टीम की, एक टीम के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में PTI के लिए? तारिक पीरजादा साहब, ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक पीरजादा साहब, इस पर आपका कमेंट पहले चाहूँगा सर। देखिए, बात यह है कि जमहूरी रियासतों के अंदर, जमहूरी निज़ामों में और जमहूरी हुकूमतों में अफराद को जो कि मुख्तलिफ मनासिब पर मालिक के हामिल होते हैं, जो मुख्तलिफ वजारतें चलाते हैं, वजीर होते हैं, उनको तब्दील किया जाना को गैर मामूली बात नहीं है। चुनांचे किसी भी वजीर आजम को ये इख्तियार होता है कि एक से एक बेहतर शख्स को आगे लाने की कोशिश करे और अपने महदूद मुद्दत हुकूमत में, अपनी महदूद मुद्दत हुकूमत में बेहतर से बेहतर नताइज, ताकि अगले इलेक्शन की भी बात आसान हो सके और लोगों को भी फवायद बराह रास्त पहुंच सके। तो ये बात तो मेरे नज़दीक कतन भी काबिल एतराज़ नहीं है। लेकिन जहां मसला है वो ये है कि 2-3 तरजीहात जो हैं वो हुकूमत की दुरुस्त नहीं है मेरे नज़दीक। मसलन आपने कहा कि हम सुबह सरहद में या पख्तूनख्वा में 10 लाख वाले कार्ड हमने तमाम लोगों को दे दिए हैं, पंजाब में भी देने जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की बुनियादी जो मुश्किलात हैं उसका ताल्लुक तो महंगाई से है। पहली मुश्किल जो है, सेहत बिल्कुल बराबर साथ खड़ी हुई है, लेकिन आपको तो मालूम है कि मुल्क के बेशतर लोग तो बीमार नहीं हुआ करते किसी भी मुल्क में, और अगर थोड़ी बीमारियां होती भी हैं, कोरोना के बावजूद भी अक्सरियत जो है कोरोना से महफूज ही है, और इन्हीं लोगों ने आइंदा चलकर वोट भी आपको देने हैं। तो आपने इनकी जिंदगी को सबसे पहले आसान बनाना है। ये आटा, दाल, घी, दूध जिसका जिक्र नहीं होता, 230 रुपए का एक ओलपर का डब्बा बिक रहा है इस मुल्क में, और लोग सिर्फ चीनी का शोर मचाते हैं। वो भी एक कोताह नजरी की एक शक्ल है कि जिन चीजों पर जोर देना चाहिए वहां पे हम देते नहीं है। लेकिन ये चीनी चूंकि एक सियासी नारा है, लिहाजा अब इसका जिक्र इसलिए बार बार होता है, खासतौर पर जहांगीर तरीन के हवाले से। तो इनको जो काम करना है वो ये है कि अब से लेकर अगले 2 बरस के दौरान कीमतों को बिल्कुल नीचे ले जाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में एक फार्मूला पेश किया था कि आप रमजान में 7 अरब रुपए का एक पैकेज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आटे की कीमत 300 रुपए फी थैला कम हो गई है, 400 रुपए। इसी तरह और चीजों की कीमतें 20-25% यूटिलिटी स्टोर्स पर कम हो गई हैं। आप 1284 अरब रुपए का साल में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पे खर्च कर दीजिए। आपकी जिंदगी, एक तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी लोगों की
कीमतें नीचे आ जाएंगी। और ये मामूली सी रकम है 84 अरब रुपए, जो आप इससे कहीं बड़ी रकम इन स्टील मिलों के 5 साल से बैठे हुए तारिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मैं जरा ताहिर मलिक साहब से भी इस पे बात कर लूं। ताहिर साहब, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देकर पूरी कौम को सब्सिडी नहीं दी जा सकती। यूटिलिटी स्टोर्स पर जब आप जाएं चीज़ें लेने तो अक्सर वो चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब ही नहीं होती। फिर जो चीज़ें वहाँ दस्तयाब होती हैं वो अक्सर इतने महंगे ब्रांड्स हैं कि उनमें अगर 20 रुपये या 15 रुपये कम भी हो जाएं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर से क्या पूरे मुल्क को चलाया जा सकता है? लेकिन वैसे महंगाई कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही। ये तो वैसे ही एक हमने सामने रखा हुआ है। देखिए, इस मुल्क में 20 लाख के करीब जनरल स्टोर है और यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 5000 है। अब 22 करोड़ के मुल्क में 5000 यूटिलिटी स्टोर्स पे कितने खरीदार आते होंगे? तो ये जो सब्सिडी है, एक जानिब तो हम यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो वजीर आजम ने इंक्वायरी की शुगर के ऊपर और ऑयल के ऊपर और आटे के ऊपर, तो उन्होंने खुद तस्लीम किया हुकूमती रिपोर्ट FIA में कि अरबों रुपए की सब्सिडी उन्होंने इन माफियाज को दी। उनमें से आज भी मिनिस्टर्स उनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। जहां तक तारिक पीरजादा साहब की जहांगीर तरीन के मुतालिक गुफ्तगू है, तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि कानून की हुक्मरानी करने वाले जब नवाज शरीफ को सजा अदालत सुना दे तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, और जब जहांगीर तरीन को सजा सुना दे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट गलत है। तो हमारे आइन और कानून की बालादस्ती का जो आर्गूमेंट है वो सारा दरफन हो जाता है, क्योंकि हमारा नरम गोशा है। हमारा नरम गोशा नवाज शरीफ के बारे में, हमारा नरम गोशा जरदारी के बारे में, हमारा नरम गोशा तरीन के बारे में। चीनी 55 रुपए से 120 रुपए की हो गई है, लेकिन जहांगीर तरीन मासूम है। अब जो आपने बात की कि महंगाई कैसे, देखें महंगाई का ताल्लुक 84 अरब से नहीं, महंगाई का ताल्लुक इससे है इन्फ्लेशन की शरह को कंट्रोल कीजिए। फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा साउथ एशिया में पाकिस्तान में है। ये क्यों है? एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद जब हम ज़राअत ख़त्म करके आम के दरख्त काट रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, गंदम हमारी जो है रूस से आ रही है, तो फिर ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी किधर है? और अच्छा, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ताहिर साहब। हम लोग वो चीज़ें जो दुनिया को देते थे अब वो चीज़ें बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ का वही फुकदान जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था कि टीम की तब्दीली अगर कोई मुस्बत पहलू हो तो समझ आती है। जी तारिक साहब, आप बिल्कुल, आपको मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, जहांगीर तरीन साहब का एक मामला है, शौकत तरीन साहब का दूसरा मामला, आपके सामने ही है मामला। हमाद अजहर साहब आते हैं, थोड़े दिन में चले जाते हैं। असद उमर साहब बड़े हाई रेटेड वज़ीर ख़जाना थे हमारे लिए और बहुत ज़्यादा उनको रेट किया गया था, लेकिन वो ओवर रेटेड निकले। अब हम कहाँ पर जाकर ठहरेंगे? फिर वो पीपल्स पार्टी के गिने चुने लोग, हफीज़ शेख साहब, शौकत तरीन साहब, सारे आकर बैठ गए। आप कह रहे थे कि लोगों की तब्दीली बेहतर हो तो ठीक है। सर, फवाद चौधरी तब्दीली बेहतर है, वापस आ जाते हैं क्या? शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा तब्दीलियों में बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर फिरदौस आशिक अमान साहिबा वहीं की वहीं है। क्या ये सारे लोग तब्दीली हैं? जी, तब्दीली से मुराद कपड़े तब्दील करना नहीं है। जब निजाम वही है, चेहरे वही हैं, तो मैंने और आपने अपनी सीटें तब्दील कर ली हैं, तो क्या तब्दीली आ गई है? मैं यही चीज तारिक साहब से भी चले पूछे, बिल्कुल दुरुस्त बात है ताहिर साहब। बेचे थे वो ये तारिक साहब, ऊपर लीडर ठीक हो तो नीचे पेश इमाम ऊपर ठीक हो तो नमाजी पीछे ठीक होते हैं। ठीक है तारिक साहब, कि जिस भी वजीर को हुकूमत ने हटाया उसको दवाइयों का स्कैंडल हुआ, ऑयल का स्कैंडल हुआ, चीनी का स्कैंडल हुआ और कहा गया कि करोड़ों अरबों का टीका लगा। तहकीकात कहाँ गई? सिर्फ उनसे पोर्टफोलियो ले लेना एहतिसाब के नारे की भी नफी है। अच्छा, मैं इस पे ताहिर साहब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि पोर्टफोलियो ले लेना। ताहिर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। मैं इस पे जरा तारिक साहब का भी व्यू लेने की जगह दूसरा वजीर आ गया। जी तारिक साहब, यार मुझे जरा मौका देंगे तो मैं बात करूंगा ना। जी कहिए सर, कहिए सर। जी देखिए, मैं अर्ज करूं, पहली बात जहां तक तारिक पीरजादा का ताल्लुक है, मैं गैर जानिबदार तजियाकार हूं। मुझे इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है। आप उसको उठाकर कल बाहर फेंक दें,
मैं आपको तजिया करके यही बताऊंगा कि उसे गलत निकाला गया या सही निकाला गया। बाकी को जाती सतह पर ना ताल्लुक है, ना हमदर्दी है, ना किसी जहांगीर तरीन से हमारा इन बड़े लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम तजियाकार हैं। एक बात, नरम गोशा, मेरे लिए नरम गोशा सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। ये तहरीक जो लब्बैक वगैरह है, ये इस तरह की और तहरीकें जो इस मुल्क में चलती हैं, पीडीएम के लोग, ये नवाज शरीफ जैसे डाकू या जरदारी जैसे लोग, इनके लिए नरम गोशा रखने के लिए तो अक्ल से हाथ धोने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात जरा मैं ये वजाहत से कहना चाहता हूं, देखिए ये जो मसला है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का, मैं महंगाई की तरफ आना चाहता हूं। यही मसला इस वक्त अगर खत्म हो जाए या कम हो जाए तो आप और मैं बैठे हुए इमरान खान के कसीदे पढ़ते हुए नजर आएंगे। तारिक पीर साहब, एक चीज छोटी सी चाहूंगा, कैसे खत्म होगा सर, कैसे खत्म होगा? IMF का असर रसूख बढ़ रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सर कैसे खत्म होगा? मैं जरा अर्ज कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बड़े मसाइल, जब एक बड़ा मसला सामने आ जाता है ना, तो बाकी जो मसाइल हैं जो उससे निचली सतह के होते हैं वो उनके साथ जमा होकर एक बहरान पैदा कर देते हैं। ये बिजली की कीमत, ये बकाया चीजों की कीमतें, इनको आपने गिनवाया है, लेकिन एक बुनियादी आम आदमी का जो मसला है वो बिजली से कहीं ज्यादा महंगाई का है। बिजली के बिल भी आम आदमी भरता है ना, वो भी महंगे हो रहे हैं। 2800 रुपए मन के हिसाब से आटे की बोरी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं उन लोगों के साथ इस मसले पे, तो देखें, आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ बात कही कि जी सिर्फ 5000 स्टोर है, किसी ने नहीं कहा कि 5 के 10। सर बहुत माजरत, वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी, वरना इस पर और भी मजीद बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब, ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा।